जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी में जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो टॉप 25 क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो लगातार आगामी परीक्षाओं में एसएससी बार बार उन क्वेश्चनों को रिपीट करता रहता है और आपके पेपर में वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? साथियों, हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो है इसमें है ऑप्शन ए है 5 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 15 दिन, ऑप्शन जो डी है वो है 20 दिन। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 दिन। 10 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हॉर्नबिल हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में बनाया जाता है। अरे दोस्तों, ये उत्सव नागालैंड में बनाया जाता है और सन 2000 इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2000 से शुरू हुआ है। शुरुआत हुई है। और बात करें, ये हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। इस त्योहार में नृत्य, भोजन, कला आदि का प्रयोग होता है, आदि बनाए जाते हैं। प्यारे साथियों, वर्ष 2000 से इसका प्रारंभ हुआ है और ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ये हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। बात करें 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हर साल ये बनाया जाता है। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करें, इसी की बात करते हैं। यह त्यौहार हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इस त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। नागालैंड में इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। बात करें, इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। ये नागा संस्कृति को दिखाता है। ये जो त्योहार है ये नागा संस्कृति को दिखाता है। इस त्योहार में नागालैंड की सभी जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व ये करता है। बात करें इस त्योहार की पारंपरिक इस त्योहार में संगीत, नृत्य प्रदर्शन, हस्तशिल्प कला, कार्यशालाएं, खेल, भोजन, मेले, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। बात करें, इस त्योहार का जो मकसद है नागा विरासत और परंपराओं को संरक्षित या सुरक्षित रखना। नागा जो इनकी पुरानी विरासत है, नागा विरासत और परंपराओं को जीवित रखना, पर्यटन को बढ़ावा देना। इस त्योहार में पहली बार ये वर्ष 2000 में मनाया गया। वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। तो साथियों, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? जागोई और चोलम किसके दो भाग हैं? तो प्यारे साथियों, ये बात करते हैं ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो प्यारे साथियों, भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 भारत में
जो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या की संख्या वर्तमान में 8 है। और जो प्रथम पर है, प्रथम पर कौन सा है? प्रथम पर प्यारे साथियों, प्रथम पर कौन सा है? तो प्रथम पर है ये आपका जो प्रथम पर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रथम पर है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और नंबर 8 पर है सत्रिय। नंबर 8 पर है सत्रिय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ये मणिपुर। मणिपुर में जागोई और चोलम। मणिपुर में जागोई और चोलम ये कहाँ के नृत्य हैं? मणिपुर के। मणिपुर के। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, कौन सा भारत का एकमात्र है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन जो डी है वो है बनवाली। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें कालीबंगा कहाँ पड़ता है प्यारे साथियों? कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा पड़ता है प्यारे साथियों राजस्थान। राजस्थान में यह स्थल है कालीबंगा, राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। बनवाली कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ये कहाँ पड़ता है बनवाली? पाकिस्तान। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है धौलावीरा। धौलावीरा। और ये धौलावीरा भी साथियों गुजरात, ये धौलावीरा भी साथियों गुजरात में पड़ता है। यूनेस्को में अब तक भारत की कितनी यूनेस्को धरोहर, भारत में जो हेरिटेज साइट है वो टोटल है प्यारे साथियों 43 हेरिटेज साइट है भारत में अभी तक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन सा महोत्सव का आयोजन होता है? केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मकर विलक्कू। मकर विलक्कू उत्सव। मकर विलक्कू उत्सव इसका बिल्कुल राइट आंसर बी मकर विलक्कू। बात करें जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु में आयोजित होता है प्यारे साथियों। पतंग महोत्सव आपको पता ही होगा, ये गुजरात में आयोजन होता है। मांडू एमपी। मांडू एमपी। मांडू एमपी। तो प्यारे साथियों ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मकर विलक्कू। मकर विकल्लू इसका राइट आंसर है। सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। सरहुल साल वृक्ष, साल वृक्ष की पूजा करते हैं। साल वृक्ष की पूजा करते हैं। सरहुल जो त्योहार है वो झारखंड में बनाया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं ऐसा माना जाता है वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं और साल वृक्ष में अपनी देवी का निवास वो मानते हैं। इसी को लेकर सरहुल त्योहार का आयोजन झारखंड में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। बात करें निम्नलिखित में से म्यांमार की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए। म्यांमार की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों आप अगर आपको क्वेश्चन याद है या आपने अच्छी तैयारी की है तो आप पहले जो ऑप्शन है उन्हें काट सकते हैं। जो ऑप्शन है उन्हें काट सकते हैं। उन्हें काटने के बाद आपको राइट आंसर खुद पे खुद मिल जाएगा। आप पे क्वेश्चन के ऑप्शन को काटना आना चाहिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन के ऑप्शन को काटना आना चाहिए जिससे कि आप जो है राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। बात करें इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों वो ना पीता विख्यात। ना पीता तो राजधानी है। ना पीता तो म्यांमार की राजधानी है। बात करें इसकी मुद्रा, मुद्रा क्या है इसकी? क्यात। मुद्रा क्या है इसकी? क्यात।
ये इसकी मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा। और आपकी राजधानी नापीता इसकी मुद्रा है। और वो जो है इसकी जो राजधानी है नापीता, और क्या इसकी मुद्रा है। बात करें बाकू व मनत क्या है प्यारे साथियों? ये जो बाकू है और वह मनत किस देश की है? अजरबैजान देश की राजधानी व मुद्रा है। बात करें माले किसकी है? मालदीव की। और बैंकॉक राजधानी किसकी है प्यारे साथियों? थाईलैंड किसकी है? थाईलैंड। तो हमारा जो आंसर है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। मैंने आपको बताया म्यांमार की जो राजधानी है वो नापीता, और वह मुद्रा कौन सी है? क्यात। बात करते हैं वर्ष 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? 1966 में। अक्सर एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। लगातार एसएससी के एग्जामों में बार बार भारत रत्न से क्वेश्चन बनते रहते हैं प्यारे साथियों। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है प्यारे साथियों। बात करें हम जो आपसे क्वेश्चन किया है 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे प्रदान किया गया प्यारे साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त किया गया। बात करें इंदिरा गांधी की, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो थी इंदिरा गांधी। पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता इन्हें 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला प्यारे साथियों। और बात करें मदर टेरेसा को 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न 1962 में इन्हें मिला प्यारे साथियों। और भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। ये था इसका बिल्कुल राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री को। बात करते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे वह कब दिया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया? प्यारे साथियों, ऑप्शन ए है मुलायम सिंह को 1960 में, जी शंकर कुरुप को 1965 में, आशा पूर्णा देवी को 1960 में, जी शंकर कुरुप को 1960 में। ऑप्शन बिल्कुल लगे हुए आपसे एग्जाम में बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही आएंगे प्यारे साथियों। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन बी ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है। ऑप्शन बी की बात करें तो 1965 ऑप्शन बी में है, और बात करें ऑप्शन डी की तो 1960 में है। तो प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों से आपको बचना है। आपको जो राइट आंसर हो पता होगा, आप उसी को ट्रिक करें, क्योंकि हमको ये तो पता है प्यारे साथियों कि जी शंकर ग्रुप और जी शंकर ग्रुप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को मिला था, लेकिन कब मिला था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हमको ये तो पता है साथियों, ये जो मिला है वो मिला है जी शंकर ग्रुप को, जी शंकर ग्रुप को। लेकिन वर्ष कौन सी है प्यारे साथियों इसकी? तो इसकी जो वर्ष है वो है 1965 में जी शंकर ग्रुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी शंकर ग्रुप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बात करते हैं निम्नलिखित में से लेजिम क्या है? लेजिम क्या है प्यारे साथियों? लेजिम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए है लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, या ए और बी दोनों है, या जनजाति। एसएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लेजिम शब्द किससे रिलेट करता है। तो आपको जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी। लेजिम क्या है दोस्तों? लेजिम एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र को हाथ में लेके एक जो यंत्र है उसको हाथ में लेके और जब बजाया जाता है और उससे नृत्य किया जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर ये लोक वाद्य नृत्य ये बनता है। तो इसका राइट आंसर है
ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म द्वारा बनाया जाता है। बौद्ध धर्म द्वारा ये त्योहार, ये जो खेल है वो खेला जाता है कहाँ पर, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय पे धाराएं हैं। एसएससी ने ऐसा समझो कि यूएनओ को तो पकड़ रखा है बिल्कुल। एसएससी यूएनओ से हमेशा क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो एमटीएस का है, या एसएससी सीजीएल का है, या एसएससी जीडी का है, या एसएससी के अन्य कोई भी एग्जाम हो, यूएनओ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो प्यारे साथियों, यूएनओ के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो बात करें यूएनओ की, बात करते हैं तो यूएनओ 24 नवंबर 1945 को जो है इसका गठन हुआ है। इसका जो गठन है वो हुआ है 24 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ है। 24 अक्टूबर साथियों, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन बनता है, न्यूयॉर्क। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क और यूएसए में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसमें जो सदस्य देश हैं, अब तक जो कितने देश जुड़ चुके हैं उनके बारे में बात करें तो वो हैं अब तक 193 देश। 193 देश इसकी सदस्यता ले चुके हैं यूएनओ की। बात करें 193 देश कौन सा है, तो वो है प्यारे दोस्तों दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान ये 193वां देश है जिसने यूएनओ की सदस्यता ली है। बात करें यूएनओ का गठन, मैंने आपको भी बताया 24 अक्टूबर 1945 में इसका जो गठन हुआ है। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। बात करें 193 देश इसमें अभी तक जो शामिल हो चुके हैं, और इसका जो है 193वां देश है वो है दक्षिणी सूडान। इसका 193वां देश है। और इसके अंक की बात करें प्यारे साथियों तो 6 अंक। इसमें कितने अंग हैं, 6 अंग। आपसे इनसे क्वेश्चन यूएनओ में अगर पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्यारे साथियों, बात करें इसका राइट आंसर 19 अध्याय और 111 धाराएं। 19 अध्याय और 111 धाराएं, 19 अध्याय और 111 धाराएं इसमें शामिल है। बात करते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी की स्थापना, प्यारे साथियों यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है। यूएनडीपी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है। तो 1945, 1955, 1965 या 1975। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1965। 1965 में स्थापना, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, मानव विकास सूचकांक जारी करना। मानव विकास सूचकांक जारी करना कार्य क्या है इसका साथियों, कार्य जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जारी करना। और भारत की इसमें अब तक रैंक है, जो इस बार रैंक है 2024 में 134वीं रैंक भारत ने 134वीं रैंक भारत ने इसमें प्राप्त की है।
यूएनडीपी के बारे में हमने बात की अभी प्यारे साथियों। यूएनडीपी की जो स्थापना है वर्ष 1965 में हुई है और इसका जो कार्य है मानव विकास सूचकांक जारी करना, मानव विकास सूचकांक जारी करना इसका कार्य है। और भारत की इसमें जो रैंक है, भारत की इसके में रैंक जो है 134वीं रैंक भारत की इसमें बनी हुई है। भारत की जो इसमें रैंक है 134वीं रैंक बनी हुई है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। लाला हरदयाल व सोहन सिंह बकाना ने गदर पार्टी की स्थापना कब की है? गदर पार्टी की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसकी तो वर्ष 1913, वर्ष 1915, वर्ष 1923 या वर्ष 1925। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष 1913, वर्ष 1913। इसका जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई है साथियों। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1913 में लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह ने, वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने इसकी स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को में। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफियां किस खेल से संबंधित है? उबेर कप और थॉमस कप और नारंग कप किस खेल की ट्रॉफियां हैं प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें फुटबॉल की, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस, ऑप्शन डी टेनिस, ऑप्शन डी टेनिस। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बैडमिंटन। उबेर और थॉमस कप, उबेर और थॉमस कप 2024 की विजेता टीम जो रही है, विजेता टीम, विजेता तो देश है, विजेता देश कौन सा रहा है? तो वो रहा है चीन। विजेता देश है वो रहा है चीन। तो साथियों आपसे कई बार क्वेश्चन आता है उबेर कप, थॉमस कप किससे संबंधित है? ये दो ट्रॉफियां किस खेल से संबंधित है? तो आपको गलत नहीं करना है, आपको राइट लगाना है। ये दोनों बैडमिंटन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इस बार का बैडमिंटन और थॉमस कप किसने जीता है? वो जीता है दोस्त चाइना, चीन ने जाए। बात करें एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ? एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ पर हुआ था? तो साथियों इसका जो आयोजन है सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत में अब तक एशियाई खेलों का आयोजन अब तक भारत में एशियाई खेलों का आयोजन दो बार हो चुका है। अब तक 2 बार हो चुका है। बात करें पहली बार कब हुआ है? यह हुआ है 1951 में। और दूसरी बात करें 1982। भारत में अब तक एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 2 बार हो चुका है, वर्ष 1951 में और वर्ष 1982। वर्ष 1951 और वर्ष 1982 में 2 बार। और 1951 की बात करें, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था सबसे पहले। प्रथम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं एग्जाम में। वो इस क्वेश्चन को हल्के में लेकर इस पर टाइम नहीं देते हैं और इसको डायरेक्ट ही इसका आंसर कोई ना कोई टिक करके ज़्यादातर लोग इसे गलत कर देते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में आप थोड़ा टाइम लो, थोड़ा एक बार इसे पढ़ो। कई बार इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ देता है वो पूछता है लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, और कई बार चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेता है आपसे, इसका क्या होगा। तो दोनों को कई बार बदल देता है। तो ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 2:2 या ऑप्शन डी है 3:3। तो साथियों आपको मैं बता दूं जो इसकी लंबाई है
इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 3। और बात करें इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है साथियों, इसकी चौड़ाई है वो है 2। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा राइट 3:2। 3:2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3:2। बात करें भारतीय झंडे की, तो प्यारे दोस्तों पिंगली वेंकैया ने भारत के तिरंगे का पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। और बात करें भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया साथियों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है साथियों। बहुत ही ज़्यादा आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया। तो साथियों याद रखना हमेशा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 जुलाई 1947 इसको बिल्कुल राइट आंसर है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा कब लागू किया गया? केंद्र सरकार द्वारा इसे कब लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1992। 24 अप्रैल 1992 इसका बिल्कुल राइट आंसर 24 अप्रैल 1992। 73वें संविधान संशोधन। तो बात करें 73वें संविधान संशोधन की, उन्नीस सौ 73वां 72वां और 73वां दोनों के दोनों ये जो हैं जोड़े गए। इसमें पंचायती राज 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है इसमें। और इसमें नगर पालिका 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। और बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन जो 1992 वर्ष 1992 में हुआ। वर्ष 1992 में 24 अप्रैल 1992 24 अप्रैल 1992 में हुआ। 73वां संविधान भी इसी वर्ष हुआ और 72वां संविधान संशोधन भी इसी वर्ष हुआ। तो 72वें संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। और 73वें संविधान संशोधन में जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई जिसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन थे पहले व्यक्ति? तो प्यारे साथियों आपको हमेशा याद रखना ये थे रॉबर्ट पियरी। और आपसे कई बार पूछ लेता है उत्तरी ध्रुव पर ये थे रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव। बात करें दक्षिणी ध्रुव की तो इसका राइट आंसर होगा इसका एमेंडसन इसका। तो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों
रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट पियरे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीता अंबानी, नीता अंबानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। बात करें शिव कुमार सेन की, जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त, सुकुमार की बात करें, पहले चुनाव आयुक्त थे। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और बात करें सीडी देशमुख की, सीडी देशमुख की बात करें साथियों, तो सीडी देशमुख ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के कौन थे? प्रथम गवर्नर। आपको सीडी देशमुख के बारे में, केसी नियोगी जी, अशोक कुमार सेन जी पहले चुनाव आयुक्त थे, केसी नियोगी जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें सीडी देशमुख की, तो ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्यारे साथियों ये प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये किस खेल से आती है साथियों? ये खेल इनका जो है वो है वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर खेल से ये आती हैं, वेट लिफ्टर खेल से ये आती हैं। और वर्ष बात करें, वर्ष कौन सा था? 2000, वर्ष 2000 में इन्होंने पदक जीता है, ओलंपिक में प्रथम पदक इन्होंने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब बनता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब बनता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब बनता है प्यारे दोस्तों? तो ये बनता है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है उसका साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस बनता है दोस्तों। और 5 जून को पर्यावरण, 5 जून को पर्यावरण दिवस बनता है। बात करें 12 मई और 9 दिसंबर की, 12 मई और 9 दिसंबर की प्यारे साथियों, तो ये आपके सामने 12 मई को क्या बनता है? वो बनता है मदर्स डे बनाया जाता है, मदर्स डे 12 मई को। 24 जनवरी को बालिका दिवस बनता है और 12 मई को मदर्स डे बोल सकते हो, या फिर आप मदर्स डे बोल सकते हो या नर्स डे बोल सकते हो, और 5 जून को पर्यावरण दिवस बनता है। अपने निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन बनता है? तो बात करें तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस बनता है। साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अव्यवस्थित है, जो व्यवस्थित है, मतलब कौन से देश में ये स्थित है? कौन से देश में? कौन से देश में? कौन से देश में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है इक्वाडोर, एकमात्र
एक जागृत ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है साथियों ये इक्वाडोर एक देश पड़ता है, उसमें ये कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है वो वहां पर स्थित है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार विषुवत रेखा को पार करती है? कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, वो है कांगो नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कांगो नदी 2 बार। विषुवत रेखा को पार करती है। दो बार विषुवत रेखा को ये पार करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके की। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि इस क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको आज की क्लास पढ़ाई है, इस क्लास में से एसएससी में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन 100% फंसेगा, 100% फंसेगा। प्यारे साथियों, ये वो क्वेश्चन आज जो मैंने कराए हैं, अक्सर परीक्षाओं में, एसएससी की अक्सर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन लगातार बने रहते हैं, लगातार, चाहे वो एग्जाम किसी का भी हो। तो प्यारे साथियों, आज की हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद।